सोचिए, आप किसी संस्थान में पिछले 49 सालों से काम कर रहे हो। आपने पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम किया और संस्थान को नई ऊंचाइयां दिलाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। लेकिन अचानक एक दिन आपको महसूस हो कि संस्थान को आपकी जरूरत नहीं रही। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? यकीनन आप दुखी होंगे, थोड़ा गुस्सा भी करेंगे। और आज गुलाम नबी आजाद को यही भावनाएं महसूस हुई। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी तब ज्वाइन की थी जब राहुल गांधी ने ठीक से बोलना और चलना भी शुरू नहीं किया था। गुलाम नबी आजाद 49 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे थे और आज उन्हें 52 साल के राहुल गांधी की वजह से इस्तीफा देना पड़ा है। वो अपना इस्तीफा सीधे शब्दों में एक पेज पर खत्म कर सकते थे और लिख भी सकते थे, रिजाइन। मजा नहीं आ रहा। ये इस्तीफा शॉर्ट एंड क्रिस्प होता और मकसद भी पूरा हो जाता। कोई उनसे किसी भी तरह का सवाल नहीं पूछता और कांग्रेस पार्टी को अगर लगता कि उनसे बात करने की जरूरत है तो वो करती, नहीं तो वो इस्तीफा देकर घर चले जाते। लेकिन नहीं, आज उन्होंने ये 5 पन्नों का इस्तीफा लिखा है। 5 पन्ने, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 29 पैराग्राफ में ये इस्तीफा लिखा गया है और इसमें उन्होंने 7 किरदारों का जिक्र किया है और पार्टी के 3 हालात का भी जिक्र किया है। अपने इस्तीफे की बात आखिरी 2 लाइनों पर समेट दी गई है, लेकिन इस 5 पन्नों में क्या है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। आप सोचिए, गुलाम नबी आजाद जैसे कांग्रेसी नेता जिसने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और कई सालों तक राहुल गांधी के लिए भी काम किया, उसने पार्टी के अंदर चल रही राजनीति देखकर उसे छोड़ना ही बेहतर समझा। वर्ष 1970 के दशक से ही गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी में सेवाएं दे रहे थे। यूथ कांग्रेस में रहकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए सड़कों पर प्रदर्शन भी किया होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने इस वटवृक्ष का सम्मान नहीं रखा। अपने इस्तीफे के शुरुआती 9 पैराग्राफ में गुलाम नबी आजाद कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी पहचान बताते रहे। यानी ये पहला पन्ना जिसमें 9 कॉलम, 6 कॉलम और उसके बाद अगले पन्ने के 3 कॉलम तक उन्होंने सिर्फ अपनी पहचान जाहिर की और बताया है कि मैं पार्टी से कब जुड़ा था, कैसे जुड़ा था, इस पार्टी के लिए मैंने क्या क्या किया। वो पार्टी में दरअसल अपनी अहमियत, अपनी हैसियत बताते रहे और पूरे करियर में पार्टी के लिए उन्होंने क्या क्या कुछ किया ये भी उन्होंने यहां पर बताया है। अब आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे हालात हैं। अब देखिए, अब मैं आपको ये ग्राफिक्स जो आपके सामने है इसको जरा समझने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस में गुलाम का करियर है 49 साल और राहुल गांधी की जो उम्र हुई है वो है 52 साल। या आप इसे दूसरे लहजे में भी समझें कि राहुल गांधी उस वक्त 3 साल के हुए होंगे जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस का हाथ थामा था और कांग्रेस को बड़ा करने के लिए, उस पार्टी के साथ कदम ताल मिलाने के लिए उन्होंने उसके साथ जुड़ना बेहतर समझा था। और वो आज राहुल गांधी के उसी अनुभव को साझा कर रहे हैं इन 5 पन्नों में और बता रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व के बाद किस तरह से कांग्रेस कहां पर पहुंच चुकी है, और इसका विश्लेषण ही आज आपके बीच में हम कर रहे हैं। वैसे आपको यह भी समझना चाहिए कि पूरी जिंदगी जिस इंसान ने पार्टी की सेवा में बिता दी, उस नेता को अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष को यह बताना पड़ रहा है कि वो पार्टी में क्या थे, क्या करते थे। तो अपने आप में यही मलाल गुलाम नबी आजाद के मन में भी रहा होगा कि जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला किया, और यकीनन ये फैसला मुश्किल भी रहा होगा, इसलिए क्योंकि पार्टी के अस्तित्व को लगातार मजबूत करने के लिए, पार्टी की पहचान को बड़ा करने के लिए अपनी जिंदगी का 49 साल देने के बाद आज उन्हें खत में सिर्फ अपनी पहचान जाहिर करने के लिए 9 पैराग्राफ की जरूरत पड़ जाती है। गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे में 7 किरदारों का जिक्र किया है। वो 7 किरदार कौन कौन है जरा उनको देख लीजिए, क्योंकि इन 7 किरदारों में है इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के चापलूस और एआईसीसी की मंडली। इन 7 किरदारों का जिक्र इस खत में है, इस 5 पन्नों के उस इस्तीफेनामे में है जो गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस अध्यक्षा को लिखा है। वैसे गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी के मौजूदा हालात को लेकर राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा किया है। यानी सीधे तौर पर कहें कि इस खत में राहुल गांधी के ऊपर ही सबसे ज्यादा सवाल दागे गए। उन्होंने राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता भी कहा है और कांग्रेस पार्टी में उनकी नीतियों को पार्टी का दुर्भाग्य बताया।
अपने पूरे इस्तीफे में उन्होंने कई बार राहुल गांधी का जिक्र किया है और हर बार अपना गुस्सा जाहिर किया है। मैं इस खत का 11वां पैरा आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इस पैरा में जो बातें लिखी हुई है वो आपके टीवी स्क्रीन पर भी है, लेकिन मैं इसका विश्लेषण आपके बीच में रखूं इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, हाउएवर अनफॉर्चुनेटली आफ्टर द एंट्री ऑफ श्री राहुल गांधी into politics and particularly after January 2013 when he was appointed as a vice president by you, the entire consultative mechanism which existed earlier was demolished by him। यानी राहुल गांधी की एंट्री के बाद जो एक ढांचा चल रहा था, जो एक पूरी की पूरी व्यवस्था बनी हुई थी, वो सब कुछ बर्बाद हो गया। यानी कांग्रेस के बर्बादी की नींव के लिए सीधे सीधे राहुल गांधी को गुलाम नबी आजाद ने न केवल जिम्मेदार ठहराया, साथ ही साथ यह कह दिया कि राहुल गांधी के कदम पड़ते ही वो तमाम जो ढांचे थे उन ढांचों को भी उन्होंने नस्तो नाबूद कर दिया। इस पैराग्राफ से शुरू होकर लगभग पूरे इस्तीफे में राहुल गांधी का ही जिक्र है। आपने ध्यान दिया होगा कि पहले ही पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण, जिस पर मैंने जोर दिया था, अनफॉर्चुनेटली जो मेंशन है यहां पे, दुर्भाग्य से राहुल गांधी के राजनीति में आने और उपाध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के सलाहकार मंडल को खत्म कर दिया गया और इस बात का मलाल, इस बात का अफसोस, इस बात की तकलीफ गुलाम नबी आजाद ने सबसे पहले उसी का जिक्र करते हुए बताया कि कांग्रेस की तबाही और कांग्रेस को बर्बाद करने की जो पूरी कोशिश थी वो यहीं से शुरू हो चुकी थी। इसके अगले पैराग्राफ में भी चलिए वो अपना गुस्सा और जाहिर करते हैं और लिखते हैं कि ऑल सीनियर एंड एक्सपीरियंस लीडर वेयर साइडलाइन एंड न्यू courtiers of inexperienced psychopaths started running the affair of the party। यानी वो साफ साफ इस बात को भी कह रहे हैं कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया और गैर अनुभवी चापलूस अब पार्टी चला रहे हैं। थोड़ा सा वाकया भी आपको याद करना चाहिए। ग्रुप बना, ग्रुप ऑफ 23, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ चेहरे थे, वो अनुभवी चेहरे जिन्होंने अपने आप में वो दम रखा था, वो मादा रखा था और वो दावा किया कि कांग्रेस के अस्तित्व को बड़ा करने के लिए, यानी उसकी पहचान बड़ी करने के लिए इन्होंने साथ में काम किया है। और होता क्या है, इस शासनकाल में जो राहुल गांधी का पूरा काल कांग्रेस में चलता है, उस काल में इन 23 को ये कहा जाता है कि साइडलाइन कर दिया जाता है। उनके विचार नहीं पूछे जाते हैं, उनसे किसी तरह का कोई सुलह मशवरा भी नहीं किया जाता है। और इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी के उस व्यवहार का भी जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार के ही एक अध्यादेश को फाड़कर फेंक देने की बात कही थी। इसमें जो पैरा नंबर 13 है उस पे उन्होंने मेंशन किया है, मैं उसकी शुरुआत के 2 लाइन आपको पढ़कर बता रहा हूं। वन ऑफ द मोस्ट ग्लेयरिंग एग्जांपल ऑफ द इमेच्योरिटी वाज द टीयरिंग अप ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस इन द फुल ग्लेयर ऑफ द मीडिया बाय श्री राहुल गांधी। इसके अलावा इस पैराग्राफ में आखिरी में 2 लाइन और भी लिखे हुए हैं। This one single action more than anything else contributed significantly to defeat of the UPA government in 2014. That was the receiving end of the campaign of the calumny of the institution। यानी यहां पर आप सीधे तौर पर आप इस बात को समझिए कि राहुल गांधी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान 2014 चुनाव से पहले किया था, उस वक्त राहुल गांधी, देखिए इसकी तस्वीरें भी हम चला रहे हैं, राहुल गांधी वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं और उनकी ही सरकार, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी ही सरकार एक अध्यादेश लेकर आती है और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ जिसमें जो नेता जिनके ऊपर कई सारे सजा और कई सारे धाराएं चल लगी हुई है, उसके खिलाफ एक अध्यादेश आता है और यह कहा जाता है कि दागी नेताओं को इससे बचा लिया जाएगा। और इसकी बहुत ज्यादा किरकिरी भी होती है, विपक्ष भी लामबंद हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब सरकार की फजीहत हो रही होती है, राहुल गांधी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जब प्रेस में वहां पे सवाल पूछा जाता है तो राहुल गांधी कहते हैं कि ऐसे अध्यादेश को फाड़ देना चाहिए। और ये बात सीधे सीधे सरकार की मंशा, क्योंकि सरकार उनकी थी, उस सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है, साथ ही साथ सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। और मनमोहन सिंह की सरकार में बतौर प्रधानमंत्री अगर मनमोहन सिंह ने किस अध्यादेश को आगे बढ़ाया था तो उसकी रणनीति पर भी सीधे सीधे राहुल गांधी सवाल खड़ा कर देते हैं। मनमोहन सिंह उस वक्त भारत में नहीं थे और जब उनसे ये बातें पूछी गई तो उन्होंने भी कहा कि इस बारे में वो राहुल गांधी से बात करेंगे। और इसके बाद कई सारे आरोप लगातार इसलिए भी लगते रहे कि भले ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो लेकिन सरकार कोई और चला रहा था। दरअसल वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय आया था, उसी निर्णय को लेकर पूरी कहानी शुरू हुई थी और इसमें यह भी कहा गया
कि ऐसे सांसद या विधायक जो आपराधिक मुकदमों में दोषी पाए गए हैं उन्हें अपना पद तुरंत छोड़ना होगा। इसको पलटने के लिए यूपीए सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी और इसी मामले में राहुल गांधी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने अध्यादेश को फाड़कर कूड़ेदान में फेंकने की बात की थी। उस वक्त राहुल गांधी ने क्या कहा था, आज आपको एक बार हम वो फिर से सुनवाते हैं। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. राहुल गांधी के इस बयान को गुलाम नबी आजाद अपरिपक्व बता रहे हैं, इमेच्योर बता रहे हैं और वो अपने इस्तीफे में इस घटना का जिक्र करते हुए यहां तक कहते हैं कि वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस उसी एक घटना की वजह से हार गई। उन्होंने लिखा है इस्तीफे में जो बातें लिखी है उसको मैंने फिर से आपके सामने मैं आपको दोहराता हूं क्योंकि उन्होंने इस बातों का जिक्र किया है कि वन ऑफ द मोस्ट ग्लेरिंग एग्जांपल ऑफ दिस इमेच्योरिटी वाज द टीयरिंग अप ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस इन द फुल ग्लेयर ऑफ द मीडिया बाय श्री राहुल गांधी। इस लाइन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी को इमेच्योरिटी शब्द से जोड़ दिया है। और आपने भी देखा कि गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी की सोच और उनकी नीतियों पर जबरदस्त हमले किए। उन्होंने कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसमें गुस्सा भी है और पार्टी से साइडलाइन कर दिए जाने का दुख भी छलकता है। अपने इस्तीफे में वो पार्टी की मौजूदा हालात के लिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ही जिम्मेदार बता रहे हैं और उन्होंने अपने इस्तीफे में यह भी लिखा है कि यहां पर जो कुछ भी हो रहा है, साथ ही साथ 2014 में जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी को 2 लोकसभा चुनाव में हार मिली थी, उस वक्त 2014 से लेकर 2022 तक 49 में से 39 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार देखना पड़ा था। यानी पैरा नंबर 17 में उन्होंने लिखा है, अंडर द स्ट्रियो लीडरशिप ऑफ सिंस 2014 एंड सब्सिक्वेंटली that of Sri Rahul Gandhi, the INC has lost 2 लोकसभा इलेक्शन। ये 2 लोकसभा हारने का जिक्र है और इतना ही नहीं, 39 आउट ऑफ 49 असेंबली इलेक्शन हेल्ड बिटवीन 2014 टू 2021 यानी 2014 से 2022 के बीच में 49 असेंबली इलेक्शन हुए जिसमें 39 में कांग्रेस को हार नसीब हुई। और विधानसभा चुनाव में मिली 10 जीत में भी 4 जीत कांग्रेस को और 6 जीत क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके हासिल हुई है। और हाल फिलहाल में देश में केवल 2 राज्य में कांग्रेस की सरकार है और अन्य 2 राज्यों में कांग्रेस गठबंधन में है और इस गठबंधन में भी कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर है। पैराग्राफ जो 17वां है उसमें इस बात का जिक्र किया गया और यहां पर साफ साफ यह भी बताया गया कि कांग्रेस दरअसल इस पूरे समय में किस तरह से सिर्फ और सिर्फ हार ही देख पा रही थी। यानी राहुल गांधी इसके लिए भी जिम्मेदार हो गए और इस कॉलम में उन्होंने राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी को भी टैग करते हुए कहा है। इसके अलावा यहां पर यह भी देखने वाली बात है कि रिमोट कंट्रोल मॉडल का भी जिक्र किया गया है। पैरा नंबर 19 यानी 19वें पैरा में उन्होंने सीधे सीधे वर्स स्टील द रिमोट कंट्रोल मॉडल, ये रिमोट कंट्रोल मॉडल जिसके बारे में बार बार जिक्र भी होता है और उस शासनकाल में यह कहा जाता है कि सरकार बेशक मनमोहन सिंह के चेहरे पे चल रही थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन रिमोट कंट्रोल किसी और के पास था। और इसमें जिन बातों का जिक्र किया है जरा उसको आप समझिए क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया है, इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने ये खास बात लिखी है। उनके मुताबिक पार्टी से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले राहुल गांधी या उनके पीए और सुरक्षा कर्मी लेते थे। गुलाम नबी आजाद ने लिखा है कि यूपीए में चल रहा सरकार का रिमोट कंट्रोल मॉडल अब कांग्रेस पार्टी चलाने में भी लागू है। यानी कि जो मॉडल मनमोहन सिंह शासनकाल में जिस पर आरोप लगते रहे कांग्रेस के ऊपर, वो मॉडल अब कांग्रेस में लागू हो चुका है। यानी वो रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है, बेशक चेहरा कोई और बन जाए। साथ ही इसमें इस्तीफे के 25वें पैराग्राफ में भी जो जिक्र है वो भी आपको जानना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एट द नेशनल लेवल वी हैव considered the political space available to us to the BJP and state level space to the regional parties. This all happened because of the leadership in the past 8 years has tried to foist a non-serious individual at the helm of the party. इस
पैराग्राफ में जो शब्द हैं उन शब्दों में सबसे अहम यही है, नॉन सीरियस इंडिविजुअल, यानी वो शख्सियत जो सीरियस नहीं था, जिसने जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया। और सीधे सीधे 8 साल किसके शासनकाल में? 8 साल जो संचालन का जिम्मा राहुल गांधी को सौंपा गया, वो संचालन सवालों के घेरे में आ गया। और यहां पर इस बात का भी जिक्र कर दिया गया कि इस नॉन सीरियस इंडिविजुअल कैरेक्टर ने जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाई, उसकी वजह से एक स्पेस बना, एक जगह बनी जहां पर बीजेपी ने उस स्पेस को टेक ओवर कर लिया और राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, रीजनल पार्टीज थी, उन्होंने भी उस जगह पर अपना मुकाम हासिल कर लिया और कांग्रेस वहां पर गायब होती गई। उनका इशारा कहां है ये आप समझ गए होंगे। गुलाम नबी आजाद के इस पूरे इस्तीफे में मुख्य किरदार राहुल गांधी थे, जिनको लेकर वो अपनी नाराजगी जता रहे थे और काफी ज्यादा निराश भी नजर आए। और इस 5 पन्नों के उनके इस्तीफे नामे में, उनका पूरा इस्तीफा नामा जो आप पढ़ेंगे तो आप यही समझ पाएंगे कि उन्होंने सीधे सीधे इसके लिए जिम्मेदारी तय कर रखी थी। गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे में सोनिया गांधी का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी ने यूपीए 1 और यूपीए 2 के गठन में अच्छा काम किया, लेकिन इस सफलता का बड़ा कारण यह था कि उन्होंने अध्यक्ष के तौर पर अनुभवी और बुद्धिमान सलाहकारों और वरिष्ठ नेताओं के फैसलों पर भरोसा किया। अपने इस्तीफे में उन्होंने सोनिया गांधी की सोच की तारीफ की है और इसका जिक्र उन्होंने यहाँ पर 10वें पैराग्राफ में किया हुआ है। और उन्होंने लिखा हुआ है कि यूपीए 1 और यूपीए 2, क्योंकि यूपीए 1 में जब कांग्रेस का शासनकाल पूरा हुआ, भ्रष्टाचार के आरोप कई सारे लगते रहे और यूपीए 2 में जब वो आरोप लगातार बढ़ता गया, सोनिया गांधी ने जिम्मेदारी संभाली थी और पार्टी को जीत दिलाते हुए सरकार बनती है और वहां संचालन बहुत अच्छा होता है। इसका जिक्र करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो संचालन इसलिए बेहतर हुआ क्योंकि उन्होंने सलाह मानी थी, अनुभवी जो साथी थे उनको साथ वो लेकर चले थे। साथ ही गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को यह भी याद दिलाया कि उन्होंने राजीव गांधी के साथ मिलकर कांग्रेस की सेवा की है। और आजाद ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने राजीव गांधी को यूथ काउंसिल मेंबर के तौर पर शामिल करवाया था। बाद में वर्ष 1981 में राजीव गांधी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि वो राजीव गांधी के साथ पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी रहे हैं। यानी अपने तमाम जो यादें थी उन्होंने इस 5 पन्नों में समेटा और ये बताया कि पार्टी के लिए किस तरह से वो जीवंत रहे, पार्टी में किस तरह से वो लगातार अपने योगदान, अपनी भूमिका को समझते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहे। गुलाम नबी आजाद ने लंबा समय कांग्रेस में बिताया है। युवा राजनीति से वरिष्ठ नेता बनने का पूरा सफर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की बैठकों में बिताया, इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देते हुए इंदिरा और संजय गांधी का भी जिक्र किया। एक तरह से उन्होंने सोनिया गांधी को याद दिलाया कि वो इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कई बार जेल तक गए हैं और वो बताना चाहते थे कि पार्टी के लिए उन्होंने कई बलिदान दिए हैं। 49 साल कम नहीं होता। 49 साल एक पार्टी के साथ जुड़े रहना, उस पार्टी के साथ वो वक्त भी देखना जब उस पार्टी को आपने देखा था कि देश में अगर सबसे बड़ी पार्टी किसी की पहचान होती थी तो वो कांग्रेस की थी। और ऐसे वक्त में जब पार्टी को जरूरत थी ऐसे सलाहों की, ऐसे लोगों की जो अपने अनुभव के साथ पार्टी को बड़ा और खड़ा कर सकते थे, वो एहसास दर्द में छलकता है जब उनको ये पता चलता है कि पार्टी में उनके अहमियत को, उनके कद की ही कद्र नहीं की जाती। और वही एहसास, वही दर्द इन पन्नों में छलकता है और शायद ये बताने को काफी है कि जिस पार्टी को उन्होंने खड़ा किया और जब उनको उसकी अहमियत नहीं समझ में आती है तो फिर किस तरह से निराशा होती है और इसके लिए जवाबदेही भी तय कर दी जाती है। संजय गांधी के बारे में भी उन्होंने लिखा है। उनके ही कहने पर वो वर्ष 1975 में जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और संजय गांधी के बाद वही यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। अपने बारे में ये सब बताकर वो ये कहना चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी ने कई सालों तक उन पर भरोसा जताया, उनकी काबिलियत कांग्रेस पार्टी के बहुत काम आ चुकी है और कांग्रेस के पुराने नेता उन पर विश्वास जताते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और इसको लेकर उन्होंने कुछ इशारे भी दिए हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे में कांग्रेस पर 5 गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर यह भी माना जा रहा है कि यही वो कारण है जिसकी वजह से गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी से आजाद होना चाहते थे।
ये पहला आरोप जो गुलाम नबी आजाद ने लगाया है, उसके मुताबिक कांग्रेस से वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है और उन्हें कई मौकों पर अपमानित किया जा रहा है, जिसका जिक्र मैंने किया था ग्रुप ऑफ 23। उनका दूसरा आरोप यह भी था कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े फैसलों में अब अनुभवी नेताओं के बजाय अनुभवहीन चापलूसों को वरीयता दी जा रही है। उनका तीसरा आरोप यह भी था कि चुनावों के दौरान पार्टी के हित से जुड़े फैसले को लेकर उनकी सलाहों को दरकिनार किया गया। उनको लगातार उनका यह आरोप था कि उनकी बात गंभीरता से नहीं सुनी गई। गुलाम नबी आजाद का आरोप यह भी था कि कांग्रेस पार्टी भी अब रिमोट कंट्रोल पर चलने लगी है, जिसमें चेहरा कोई और है, फैसला कोई और कर रहा है। और पांचवा जिक्र यहां पर यह भी था कि गुलाम नबी आजाद जो पांचवी बात कहते हैं, अपना जो ये आरोप लगा रहे हैं इस खत के जरिए, उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी के अंदर होने वाले सारे चुनाव एक झूठा तमाशा है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के संस्थागत चुनाव नहीं हो रहे हैं और एआईसीसी में बैठे लोग अपने खास लोगों को बूथ लेवल पर भी बैठा दे रहे हैं। इन आरोपों के मायने क्या हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। और इन 5 आरोपों का जो जिक्र किया उसमें सबसे पहले एक इंडिविजुअल के ऊपर सवाल उठाया जाता है, उनकी काबिलियत के ऊपर सवाल उठाया जाता है और साथ ही साथ यह भी बता दिया जाता है कि चेहरा कोई भी रहे, रिमोट कंट्रोल किसी और के पास होता है। गुलाम नबी आजाद, वो भी उनकी विपक्ष के नेता, जब सदन से जिनकी छुट्टी होते जा रहे हैं, सदन से जो रिटायर करने जा रहे हैं, मोदी जी रोने लगे। तो मोदी जी की रोने की मतलब इनका तो कोई अर्थ होते हैं। जिस दिन मोदी जी रोए, मैंने उसी दिन कह दिए थे कि गुलाम नबी गए। मोदी जी रोए तो गुलाम नबी गए। गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी इससे कमजोर होगी, मगर आज चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए ये है कि वो अपना आप में सोचे और आत्मनिरीक्षण करे कि एक के बाद एक जो सीनियर नेता हैं, जो बहुत ही वचनबद्ध नेता रहे इतने सालों तक, वो पार्टी को क्यों छोड़ रहे हैं। इस वक्त देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ऑपोजिशन का मजबूत होना जरूरी है, मगर मुझको ऐसा लगता है कि जिसके पास असल नेतृत्व आज है कांग्रेस पार्टी का, वहां पर इस बात को लेकर जिस गहराई से सोच विचार होना चाहिए नहीं हो रहा। आजाद साहब का जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है, मेरे तो मित्र रहे हैं वो, हम लोग 40 महीने सारे साथ में हैं, मुझे बहुत आघात लगा है। मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता किन शब्दों में मैं उनके आज के पत्र को मैं किस रूप में कमेंट करूं। तो अभी तो मैं खुद सदमे में हूं। एक ऐसा 42 साल का जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल ही बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति, आज वो ये मैसेज दे रहे हैं जैसे कि जो मेरे समझ के पर है। भाई यही 4 महीने पहले जब मैंने कांग्रेस को अलविदा कहा था, तो उन्होंने मैं जो आरोप या जो मुझे खदशे थे कांग्रेस पार्टी से, आज उन सब बातों के ऊपर गुलाम नबी आजाद साहब की चिट्ठी ने मोहर लगा दी कि सुनील जाखड़ जो बात कह रहा था वो बिल्कुल सच कह रहा था कि चापलूसों की ये एक मंडली जो है, जो चाहे राहुल जी को घेरे बैठी है, चाहे वो सोनिया जी को घेरे बैठी है, उनके हाथ में कांग्रेस पार्टी की लगाम आ गई है। वो लोग जिन्हें को लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है, उन लोगों को अगर कांग्रेस एक नेशनल पार्टी चलाने का जिम्मेवारी सौंपती है तो ये तो फिर होना ही था सब, ये तो अंत आना ही था। पार्टी को कमजोर करने में, माफ कीजिएगा, योगदान किन लोगों का रहा है? यही तो लोग हैं जिनका योगदान रहा है पार्टी को कमजोर करने में। आज पलट कर कह रहे हैं पार्टी कमजोर हो गई। अरे आपकी वजह से कमजोर हुई, हर कार्यकर्ता जानता है। आप सीडब्ल्यूसी में रहे, इतने साल रहे, हाथ उठाकर सीडब्ल्यूसी के मेंबर बन जाते थे, तो तब आपको नहीं समझ में आता था कि ये गलत है या सही है। आज वो सारी बातें गलत लग रही हैं आपको। जो गुलाम नबी जी की चिट्ठी है वो एक जीता जागता सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मजबूत राजनीतिक दल से आज एक अड्डा बना दिया है दरबारियों का, सिक्योरिटी गार्ड का और ओएसडीज का। मुझे इस बात का दुख है कि आज कांग्रेस पार्टी को अगवा कर लिया गया है। जो तनख्वाह वाले तनख्वाही हैं, जो तनख्वाह के एम्प्लॉयज हैं, आज वो उन कार्यकर्ता पे, उन नेताओं पे भारी हो गए हैं जिन्होंने अपना खून पसीना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दिया। यह सवाल बहुत गहरा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के लोग आखिर देश के उस सबसे पुरानी पार्टी पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं।
उस पार्टी के साथ जितने अनुभवी लोग जुड़े थे वो आज अपने आप को कहीं ना कहीं उस रेस में सबसे पीछे छूटा हुआ महसूस क्यों कर रहे हैं? एक वाकया होगा, ये एक वाकया है जो आपको याद होगा कि एक बार जब खुद में सवाल उठाया गया कि कांग्रेस के शासनकाल में या कांग्रेस में जो भी प्लानिंग चल रही है उसके साथ कैसे जुड़ना है, उसमें किस तरह के बदलाव करने हैं, और जब ये मुखर शब्दों में इन सवालों को उठाया गया तो कांग्रेस के ही गुलाम नबी आजाद जो उस वक्त पार्टी में जुड़े हुए थे, कांग्रेस का हित सोचते थे, उनके खिलाफ कश्मीर में ही जनाजा निकाला जाता है। और निकालने वाले कौन? कांग्रेस के ही कार्यकर्ता। ऐसी स्थिति में सोचिए उस नेता पर क्या बीता होगा। इस लिस्ट में कपिल सिब्बल भी आते हैं। कपिल सिब्बल ने जब सवाल उठाया पार्टी में रहते हुए ही पार्टी के हित के लिए, तो उनके घर के बाहर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, टमाटर लेकर, अंडे लेकर। अब ऐसे में ये जो आज की तारीख में मौसम वैज्ञानिकों की तरह ये राजनेता आंसुओं को आंक कर ये सियासी शगुफा छोड़ रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए था कि पार्टी में आखिर इस अस्तित्व को बड़ा करने वाले जो लोग हैं उनको नाराजगी से कैसे दूर किया जाए, और आज उस पर मंथन नहीं हुआ। वैसे गुलाम नबी आजाद ने करीब 19 महीने तक अपने इस्तीफे के फैसले पर विचार किया है और पिछले करीब 1.5 साल से गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हम आपको गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे की क्रोनोलॉजी समझाते हैं, जिससे आप जान भी पाएंगे कि आखिर कैसे गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस साइडलाइन कर रही थी और वो इस्तीफा देने का मन बना रहे थे। जनवरी 2021 में गुलाम नबी आजाद राज्यसभा से रिटायर हो गए थे। वो राज्यसभा में पिछले 7 साल से विपक्ष के नेता थे और फरवरी 2021 में गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के ग्रुप 23 यानी G23 ग्रुप के नेताओं के साथ कश्मीर पहुंचे और वहां उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। मई 2021 में गुलाम नबी आजाद इस बात से नाराज थे कि उन्हें बंगाल और असम समेत 5 राज्यों के चुनाव में स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया था और यहां तक कि कई वरिष्ठ नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया था। जुलाई 2021 में राहुल गांधी ने आजाद को जम्मू कश्मीर कांग्रेस की कमान संभालने का ऑफर दिया, लेकिन वो नहीं माने और ये कदम भी उन्हें साइडलाइन करने जैसा ही था। केंद्रीय राजनीति से उन्हें राज्य में भेजा जा रहा था और मार्च 2022 में आजाद के घर G23 नेताओं की एक मीटिंग हुई और 5 घंटे चली इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी में सुधार की मांग उठी और एक लेटर लिखा गया। इस लेटर को लेकर कांग्रेस पार्टी के कई नेता आजाद से खफा हो गए। अप्रैल 2022 में सोनिया गांधी ने आजाद को घर बुलाकर G23 नेताओं की मांग पर सवाल जवाब किए और जुलाई 2022 में कांग्रेस हाईकमान और आजाद के बीच समझौता हो गया और कश्मीर पर उनकी कुछ मांगें मान ली गईं। इसके बाद गुलाम नबी आजाद पार्टी दफ्तर पहुंचे और सोनिया गांधी के समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वहीं अगस्त 2022 यानी कि इसी महीने उन्हें पार्टी ने कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया, लेकिन उसके कुछ ही घंटे बाद उन्होंने वहां से भी इस्तीफा दे दिया। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उसे ग्रसित बताया है। दरअसल ये बयान इस वजह से दिया गया है क्योंकि वर्ष 2021 में राज्यसभा से रिटायरमेंट के दिन पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हुए वो काफी भावुक भी हो गए थे और वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि वो किस भावुक अंदाज में गुलाम नबी आजाद की तारीफ कर रहे थे। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने
परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस पार्टी को छोड़ना कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि गुलाम नबी आजाद के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे अभी तक कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर गए हैं, उसका खामियाजा काफी हद तक कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। चाहे वो पंजाब में अमरिंदर सिंह का छोड़ना हो या असम में हिमंता बिस्वा शर्मा का, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना हो या फिर उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद का। कांग्रेस लगातार ऐसे नेताओं को छोड़ने की वजह से कमजोर होती गई है और ऐसे में आज आपको यह भी समझना चाहिए कि गुलाम नबी आजाद के जाने से कांग्रेस पर क्या असर होगा। पहला, गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और ऐसे में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी कमजोर हो सकती है और इसका सीधा फायदा दूसरी पार्टियों को होगा। दूसरा, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 के नेता रहे हैं और इस गुट के एक और नेता कपिल सिब्बल पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में बाकी असंतुष्ट नेता भी कांग्रेस पार्टी छोड़ने का मन बना सकते हैं। तीसरा, गुलाम नबी आजाद राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी नेताओं में वरिष्ठ और सर्वमान्य नेता हैं और बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन बनाने में एक अहम सूत्रधार रहे हैं। फिलहाल के लिए तो ये खत्म हो चुका है और ऐसी संभावनाएं अभी यहां पर बहुत पीछे छूट चुकी है। यानी आज से 63 साल पहले एक फिल्म आई थी, इसका नाम था कागज के फूल। उसका एक गाना काफी मशहूर हुआ था जिसके बोल थे, ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। आज कांग्रेस के लिए गाने के ये बोल बिल्कुल सटीक लग रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014 और 2021 के बीच हुए चुनावों के दौरान 2022 उम्मीदवारों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और इसी दौरान 177 सांसदों और विधायकों ने पार्टी को अलविदा कह दिया। यानी आजादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी से नेताओं का जाना और आना लगातार जारी रहा, लेकिन बीते 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी में बड़े नेताओं की एंट्री थम सी गई है और एग्जिट गेट लगातार खुला हुआ है। 2014 के बाद से पार्टी छोड़कर गए कुछ बड़े नेताओं की लिस्ट देखी जाए तो इनमें सबसे नया नाम गुलाम नबी आजाद का है, जो करीब 50 साल से पार्टी से जुड़े रहे। ये कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में शामिल रहे। इसके अलावा कपिल सिब्बल कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी से अब राज्यसभा सदस्य हैं। इस फहरिस्त में अमरिंदर सिंह का भी नाम है और वो अब अपनी नई पार्टी बना चुके हैं। बीजेपी के साथ उनका गठबंधन रहा। ये अलग बात है कि पंजाब में उन्होंने कोई खास कारनामा हासिल करने में सफलता नहीं हासिल की। आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कभी राहुल गांधी के बेहद खास और बेहद करीबी माने जाते थे, वो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अभी केंद्रीय मंत्री हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में है और अभी असम से मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के बड़े नेता जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं। हार्दिक पटेल भी इसी साल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं और अश्विनी कुमार ने भी इसी साल कांग्रेस को अलविदा कहा है। यानी कांग्रेस बीजेपी के बाद अकेली ऐसी पार्टी है जिसका संगठन पूरे हिंदुस्तान में सक्रिय है, लेकिन इस पार्टी से छोड़ने वाले नेता भी पूरे हिंदुस्तान से हैं। अभी हमने आपको कांग्रेस के छोड़ने वाले कुछ बड़े नेताओं के बारे में बताया। अब हम आपको कुछ ऐसे कांग्रेसी नेता के बारे में बताते हैं जो पार्टी की पहचान रहे, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस के एग्जिट गेट को चुना। इसी हफ्ते कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी कांग्रेस को अलविदा कर दिया। बीजेपी में वो शामिल हो गए। मनमोहन सरकार में मंत्री रहे जयंती नटराजन कांग्रेस छोड़ चुकी हैं और महाराष्ट्र के बड़े नेता नारायण राणे भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं मोदी सरकार में वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। प्रणब मुखर्जी के बेटे और कांग्रेस के पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता रही प्रियंका चतुर्वेदी भी कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हो चुकी हैं और वो अब शिवसेना से सांसद हैं। वैसे आम जिंदगी में जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी से इस्तीफा देता है तो ये बताता है कि वो उस कंपनी को छोड़कर क्यों जा रहा है।
वो कोशिश करता है कि अच्छी यादों के साथ जाए, इसलिए अक्सर इसका बाय बाय लेटर या तो पॉजिटिव होता है या फिर न्यूट्रल होता है। वैसे राजनीति में संन्यास लेने की परंपरा तो नहीं है, लेकिन पार्टी को छोड़ना, नई पार्टी से जुड़ना लगा रहता है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेता पार्टी छोड़ने का जो कारण बताते हैं वो आज हम आपको भी बताना चाहते हैं। गुलाम नबी आजाद की बात करें तो उन्होंने पार्टी छोड़ने का कारण यही बताया कि पार्टी वरिष्ठ नेता नहीं बल्कि चापलूस लोग चला रहे हैं। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ते वक्त कहा था कि कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति की वजह से पार्टी वो छोड़ रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़ते वक्त यही कहा था कि वो राहुल गांधी के काम करने के तरीके की वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं। और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी कांग्रेस छोड़ते वक्त यही कह रहे थे कि वो हाईकमान वाली राजनीति से परेशान है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ते समय कहा था कि वो कांग्रेस में रहते हुए लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को छोड़कर जब नई पार्टी बनाई थी तब उनका कहना था कि वो राहुल गांधी के काम करने के तरीके की वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं।